हाँ बच्चों, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वह है सेलों का संयोजन। तो पहले क्वेश्चन यही आता है, सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है? सेल क्या होता है? सेल एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है या जिससे विद्युत धारा प्राप्त की जाती है। तो क्या है बेटा, जैसे एक सेल मान के चले, एक ये कोई बैटरी है, एक सेल है ये, और यहां पर कोई ये दूसरा सेल भी है। इसका मान लेते हैं, जो इससे धारा प्राप्त हो जाती है वो हो जाती है 5 एम्पियर, और इससे धारा प्राप्त हो जाती है 5 एम्पियर। इन दो अलग अलग सेल लिए और जिनसे 5-5 एम्पियर धारा प्राप्त होती है, और हमें 10 एम्पियर धारा की आवश्यकता है। कितने एम्पियर की आवश्यकता है? 10 एम्पियर की। तो क्या करना पड़ेगा? दोनों सेलों को संयोजित करना पड़ेगा। तो निष्कर्ष यह है कि सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है? जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो। पॉइंट क्या बनता है बेटा? जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो तो दो या दो से अधिक सेलों को संयोजित किया जाता है। क्या करते हैं उस समय पे? दो या दो से अधिक सेलों को संयोजित करते हैं। अब पर्याप्त मान की धारा अधिक भी हो सकती है और पर्याप्त मान की धारा कम भी हो सकती है। जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त ना हो तो दो या दो से अधिक सेलों को हमेशा संयोजित करते हैं। यह तो हो गया सेलों के संयोजन में। अब सेलों के संयोजन में एक बात आती है, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है। तो देखो क्या होता है, जो सेल होता है, सेल से अपन, मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर पहले बताऊं। ये एक सेल लेके चला और सेल में अंदर एक विद्युत अपघट्य भरा रहता है। यहां एक डॉट के द्वारा कार्बन छड़ लगी होती है। ये प्लस का कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है? माइनस का। इस जगह पर जो विद्युत वाहक बल है, या इस जगह पर जो विभव है, उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर जो वोल्टेज है वो तो ई हो गया। अब यहां जो अंदर विद्युत अपघट्य है ये भी तो सेल में ही प्रेजेंट है, और इस अंदर विद्युत अपघट्य के कारण एक प्रतिरोध उत्पन्न होता है, जिसे कौन सा प्रतिरोध कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध। कौन सा प्रतिरोध कहते हैं बेटा? आंतरिक प्रतिरोध। यानी कि एट द सेम टाइम जब सेल को रिप्रेजेंट करें तो सेल में दो चीज पाई गई, एक तो विद्युत वाहक बल पाया गया और एक क्या पाया गया? आंतरिक प्रतिरोध। एक तो विद्युत वाहक बल मिला और एक क्या मिला इसमें? आंतरिक प्रतिरोध। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करना चाहिए? ये तो जो सिंबल होता है ये किसका होता है? ईएमएफ का, वोल्टेज का सिंबल होता है या विद्युत वाहक बल का सिंबल होता है। तो ये तो विद्युत वाहक बल को रिप्रेजेंट कर देगा। इसी के साथ साथ आंतरिक प्रतिरोध भी प्रदर्शित करना पड़ेगा। तो यह प्रतीक किसका बन जाता है अपने पास बेटा? सेल का। एक सेल को रिप्रेजेंट किया जाए तो सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक तो उसके ईएमएफ को रिप्रेजेंट करेंगे और एक उसके आंतरिक प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेल का एक प्रतीक बना के चलें, सेल का प्रतीक बना के चलें तो यह क्या बनता है? सेल का प्रतीक। ठीक है, क्योंकि हम जब सेलों का संयोजन करेंगे तो वहां ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जो हमने सेल को प्रदर्शित किया, बैटरी को प्रदर्शित किया, वो केवल आंतरिक प्रतिरोध को नहीं दर्शाया, केवल इतना प्रदर्शित किया है। लेकिन अब हमें आंतरिक प्रतिरोध भी दर्शाना पड़ेगा जब हम किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। तो यह हो गया सेलों का प्रदर्शन। ये क्या हो गया बेटा? सेलों का प्रदर्शन या सेलों का प्रतीक। तो दो बातें मैंने यहां पर आपको पहले बताई हैं। पहले सेल को प्रदर्शित कैसे किया जाता है? विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध के द्वारा। और सेलों को संयोजित क्यों किया जाता है? क्योंकि जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो रही हो, क्योंकि जब किसी एक सेल से पर्याप्त मान की धारा प्राप्त नहीं हो रही हो तो दो या दो से अधिक सेलों को एक साथ संयोजित कर दिया जाता है। ठीक है। और सेलों को जो संयोजित किया जाता है, सेलों का संयोजन होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम संयोजन
और एक होता है समांतर क्रम संयोजन। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, तो दो प्रकार का संयोजन हम यहां पढ़ेंगे। एक तो हो गया श्रेणी क्रम संयोजन और एक हो गया समांतर क्रम संयोजन। अब हम यहां समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं। कौन से संयोजन की बात करते हैं बेटा? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन क्या होता है बेटा? जब सेलों के प्रथम सिरों को एक साथ, जितने भी सेल संयोजित करते हैं उनके प्रथम सिरों को एक साथ और अंतिम सिरों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए। प्रथम सिरों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए और अंतिम सिरों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उस संयोजन को समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, यहां श्रेणी निश्चित हैं, निर्धारित है, फिक्स हैं, तो लिख सकते हैं जब संयोजन में लगे सेलों के प्राथमिक सिरों को एक साथ, प्राथमिक सिरों को एक साथ या फिर धनात्मक सिरों को एक साथ और ऋणात्मक सिरों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। जैसे मैं चित्र बना रहा हूं तो एक सेल यहां लेके चल रहा हूं जिसका विद्युत वाहक बल है E1 और आंतरिक प्रतिरोध कितना मान लेते हैं बेटा? R1। इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना है? E1 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R1। और दूसरा सेल लेके चला जिसका विद्युत वाहक बल कितना है बेटा? E2 और आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R2। जिसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। इन दोनों सेलों को मैं किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ देता हूं और बाह्य प्रतिरोध के परिपथ के प्रतिरोध को कैपिटल R ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं बेटा? कैपिटल R। इन दोनों प्रतिरोधों को बाह्य प्रतिरोध कितने से? कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। अब देखो जो धारा प्राप्त की जाएगी ऐसे आएगी, इस सेल से ऐसे आएगी। अब ये समांतर क्रम संयोजन है तो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान कैसे प्राप्त होता है? अलग अलग प्राप्त होता है। धारा का मान कैसे प्राप्त होता है बेटा? अलग अलग प्राप्त होता है धारा का मान। तो इधर जो धारा है उसको मैं क्या कह सकता हूं? I1 और इधर जो धारा है इसका मान क्या हो गया? I2। इधर जो टर्मिनल वोल्टता प्राप्त होती है उसका मान क्या है? B। दोनों से, क्योंकि टर्मिनल वोल्टता समांतर क्रम संयोजन में अलग अलग प्राप्त नहीं होगी। या सीधा कह सकता हूं समांतर क्रम संयोजन में प्राप्त धारा का मान अलग अलग होता है और विभव का मान एक समान होता है। धारा अलग अलग आएगी, विभव अलग अलग नहीं आएगा। अब ये धारा इस पॉइंट पे आके जुड़ चुकी है तो कुल धारा I बराबर क्या हो गया बेटा? I1 और प्लस में I2। कुल धारा I बराबर क्या हो गया? I1 प्लस I2। अब ये जो धारा R में जा रही है, इस R में से जो धारा आ रही है वो R में कितनी धारा आ रही है बेटा? I धारा आ रही है। ये यहां से गई और वापस से यहां I का मान कितना होके चल रहा है? I1 प्लस I2। ये जो धारा चली जाएगी प्रथम सेल में वो I1 हो जाएगी और दूसरे सेल में चली जाएगी वो I2 हो जाएगी। यानी कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन करें तो प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और ऋणात्मक सिरे को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब समांतर क्रम संयोजन में सेलों से प्राप्त धारा तो अलग अलग होती है और सेलों की टर्मिनल वोल्टता का मान एक समान प्राप्त होता है। धारा कैसी रहती है? अलग अलग रहती है और टर्मिनल वोल्टता कैसी आती है? एक समान आती है। तो जब ये दो मान आ गए तो पहले धारा निकाल दे, दोनों की अलग अलग क्या आएगी? ठीक है, प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता से धारा निकलेगी। प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता, टर्मिनल वोल्टता का मान अलग अलग नहीं होगा, क्या लिख देते हैं? B बराबर क्या हो गया बेटा? E माइनस IR। ये होता है, देखो टर्मिनल वोल्टता अलग नहीं होगी तो B रहेगा। E विद्युत वाहक बल कितना है? E1। प्राप्त धारा कितनी है? I1 और प्रतिरोध कितना है? आंतरिक R1। मुझे धारा चाहिए, धारा का पक्षांतरण इधर कर लाते हैं और B का पक्षांतरण उधर करके ले जाते हैं। तो I1 R1 बराबर क्या हो गया बेटा? E1 माइनस B। I1 R1 बराबर क्या हो गया? E1 माइनस B। और I1 बराबर क्या हो गया? E1 माइनस B और बटे में क्या आ गया? R1। E1 माइनस B
और बटे में क्या आ गया R1। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे, E1 बटे R1 माइनस B बटे R1। दोनों के नीचे अलग अलग कर दे। इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं इसको, 1। समीकरण नंबर क्या कह दिया मैंने, 1। अब दूसरे स्टेप पर क्या करूं, पहले सेल की धारा निकाल दी, दूसरे सेल की भी निकाल देते हैं ऐसे। तो दूसरे सेल की धारा के लिए क्या लेंगे, द्वितीय सेल की पहले कौन सी वोल्टता निकाल देते हैं बेटा, टर्मिनल वोल्टता। तो वोल्टता के लिए तो B बराबर क्या हो गया बेटा, वही E माइनस IR। वोल्टता का मान परिवर्तित नहीं होगा। टर्मिनल वोल्टता दूसरे सेल की कितनी है, B2। कितनी है, B2। धारा का मान I2 और प्रतिरोध का मान R2। मुझे किसका मान निकालना है, I2 का। किसका मान निकालना है, I2 का। तो I2 R2 का पक्षांतरण कर लाया इधर और B को ले गया उधर, तो क्या हो गया बेटा, E2 माइनस B। अब देखो I2 का निकालना, तो R2 का पक्षांतरण कर लो, बटे में चला जाएगा। तो I2 बराबर क्या आ गया, I2 बराबर आ गया E2 माइनस B और बटे में क्या आ गया, R2। इसको मैं ये भी कर सकता हूं अलग अलग करके, E2 बटे R2 माइनस B बटे R2, और इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 2। तो यह हमने अलग अलग मानों से धारा निकाल ली। पहले सेल की धारा का मान निकाल लिया और दूसरे सेल की धारा का मान निकाल लिया। अब परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान क्या हो रहा है, दोनों धाराओं के योगफल के बराबर, और दोनों धाराओं का मान निकालेंगे, लिखेंगे, फिर देखते हैं क्या आएगा। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान, कुल धारा का मान I बराबर क्या हो गया बेटा, I1 और प्लस में क्या हो गया, I2। I बराबर क्या हो गया, I1 प्लस I2। तो I1 प्लस I2 जब हो गया तो I1 का मान तो क्या आ रहा है, E1 बटे R1 माइनस B1 बटे R1, और I2 का मान क्या आ रहा है, E2 बटे R2 माइनस B बटे R2। दोनों मान लिख देते हैं। तो समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रखने पर, तो I बराबर क्या आ गया, करंट का मान कितना आ गया, ये आ रहा है बेटा E1 बटे R1 माइनस B बटे R1। ये तो I1 का मान हो गया, प्लस E2 बटे R2 माइनस B बटे R2। अब देखो क्या करता हूं, मैं B वाले पद को एक साथ लिख देता हूं और E वाले पद को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है। तो I बराबर क्या हो गया, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन निकाल दो चाहूं तो, माइनस कॉमन निकालते क्या हो जाएगा, देखो B बटे R1 प्लस B बटे R2, ये आ गया बेटा। एलसीएम आ रहा है R1 R2 R1 R2, तो एलसीएम ले लेते हैं। इधर एलसीएम क्या हो गया, R1 R2, ठीक है। तो ये है पद क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा, E1 R2 प्लस E2 R1, E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस, इधर से कॉमन क्या आ गया, B, कॉमन क्या आ गया, B, और एलसीएम में क्या आ रहा है बेटा, R1 और R2। तो ऊपर जाके तो R1 प्लस R2 लिख दो, और चाहे R2 प्लस R1 लिख दो। तो मैं लिख देता हूं R1 प्लस R2। ये किसका मान प्राप्त हो चुका है अपने को, I का। अब देखो टर्मिनल वोल्टता B बराबर क्या होती है, E माइनस IR। टर्मिनल वोल्टता B बराबर क्या होती है, E माइनस IR। यानी कि मैं इससे अगर तुलना करूंगा तो मुझे किसका मान चाहिएगा, B का मान। भाई E माइनस IR लेंगे, E क्या हो गया, कुल विद्युत वाहक बल, और R क्या हो गया, कुल आंतरिक प्रतिरोध। इससे तुलना करेंगे तब तो अपने को इस रूप में इसको ले आना है। वैसे धारा का मान तो प्राप्त हो गया, लेकिन इस रूप में ले आएंगे तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आएगा और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा, संयोजन से ये भी निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे पद को जो ये कंप्लीट है, B R1 प्लस R2 बटे R1 R2
को पक्षांतरण करके इधर ले आते हैं, ठीक है, एलएचएस में। और जो आई है, मुझे आई नहीं चाहिए, आई को उधर ले जाते हैं। तो देखो क्या हो गया स्टेप, ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बी और कोष्टक में क्या रहा है बेटा, R1 प्लस R2 बटे R1 R2, ठीक है, बराबर क्या हो गया, ये पूरा पद तो यही रहेगा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2। ये आई इधर प्लस कर, उधर जाके किसका हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो गया, आई। अब मुझे देखो केवल मान किसका चाहिए, बी का। तो ये जो पूरा पद है प्रतिरोध वाला, इसको पक्षांतरण कर देते हैं। अब जो R1 प्लस R2 है और बटे में R1 R2 है, जब पक्षांतरण करेंगे तो दोनों पदों के साथ उल्टा हो जाएगा, यानी R1 R2 तो कहां हो जाएगा, ऊपर, और R1 प्लस R2 कहां आ जाएगा, नीचे। तो B बराबर क्या, आगे देखो, B बराबर E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 R2, ये तो है ही। और जैसे इसका पक्षांतरण करूंगा, ये उल्टा होकर इसके साथ गुणा हो जाएगा, गुणा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये तो इस वाले पद के साथ हो गया। अब ऐसे ही किसके साथ हो जाएगा, आई के साथ हो जाएगा। तो आई के साथ कर देते हैं माइनस आई, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, ये R1 R2 बटे R1 प्लस R2। तो बेटा अब देखो R1 R2 से R1 R2 क्या हो जाता है, कट जाता है। R1 R2 से R1 R2 क्या हो गया, कट गया। तो अब मैं यहां फाइनली इसको लिख देता हूं कि क्या स्टेप अपने पास प्राप्त होता है, B बराबर क्या प्राप्त हुआ, इधर तो आगे देखो E1 R2 प्लस E2 R1 बटे में क्या बच रहा है, R1 प्लस R2, बटे में आगे बेटा R1 प्लस R2 माइनस आई, और कोष्टक में क्या आएगा, देखो ये पूरा आएगा R1 R2 बटे R1 प्लस R2, R1 R2 बटे R1 प्लस R2। इसकी तुलना जो करनी है, इसकी तुलना B बराबर E0 माइनस आई R0 से करने पर E0 बराबर क्या आ गया बेटा, E1 R2 प्लस E2 R1 बटे R1 प्लस R2, ठीक है। इसे मैं लिख रहा हूं जो E0, ये E0 किसके स्थान पर लिखा गया है, संयोजन के कुल विद्युत वाहक बल का मान। E0 किसके स्थान पर लिखा गया है, संयोजन के कुल विद्युत वाहक बल का मान। तो लिख देता हूं यहां बराबर संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल, ठीक है। और R0 जो लिखा गया है, R0 किस जगह पर लिखा गया बेटा, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, ये क्या हो गया, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो इसे लिख देता हूं मैं, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अलग है और यहां से तही अलग, ये ठीक बेटा। तो इस प्रकार से ये समांतर क्रम संयोजन आता है। समांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं बेटा, संयोजन में लगे हुए प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे को एक साथ जोड़ेंगे और ऋणात्मक सिरे को एक साथ जोड़ेंगे। संयोजन में लगे प्रत्येक सेल के धनात्मक सिरे को एक साथ और ऋणात्मक सिरे को एक साथ। चित्र में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल क्रम से क्या है, E1 और E2 को, दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 हैं को R ओम के बाह्य प्रतिरोध के साथ संयोजित किया गया है और दोनों सेलों के आंतरिक प्रतिरोध क्रम से क्या है, स्मॉल r1 और स्मॉल r2। तो श्रेणी क्रम संयोजन में प्राप्त धारा का मान कैसा होता है, अलग अलग, और विभव या टर्मिनल वोल्टता का मान कैसा होता है, एक समान। तो प्रथम सेल की टर्मिनल वोल्टता निकाली, V बराबर E माइनस IR होता है। तो B का मान तो समान रहेगा, E की जगह पे E1, I की जगह पे I1 और R की जगह पे R1। यहां से I1 का मान निकाल लिया पक्षांतरण करके। ऐसे द्वितीय सेल की टर्मिनल वोल्टता निकाली,
बी बराबर E2 माइनस आई R2, यहां से I2 का मान निकाल दिया, ये मान प्राप्त हो गया I2 का। तो परिपथ में प्रवाहित कुल धारा का मान I बराबर I1 प्लस I2 लिख दिया, और ये मान आ गया यहां तक, दोनों I1 और I2 के मान लिख दिया। यहां पे मान लिखते देखो, मैंने बी वाले पद को एक साथ लिख दिया और ई वाले पद को एक साथ लिख दिया, एलसीएम लिया, यहां तक आ गया। ये जो मान है धारा का मान तो ये आ गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए था, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल और संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो मुझे B बराबर E माइनस IR से तुलना करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करता हूं, इस B वाले पद को, जो ये पद है, इसको पक्षांतर कर दिया इधर और I वाले पद को इधर ले आया। तो ये चूंकि माइनस में पक्षांतर होकर किस में हो गया, इधर प्लस में हो गया, और ये I प्लस में, तो ये इधर किस में आ गया, माइनस में। मुझे खाली इधर B चाहिए, तो ये जो पूरा पद बच रहा है R1 प्लस R2 बटे R1 R2, इसका पक्षांतर करेंगे, और पक्षांतर करेंगे तो ऊपर वाला मान नीचे आ जाएगा और नीचे वाला मान ऊपर आ जाएगा। अब ये जो पद है ये आगे वाले पद के साथ गुणा अलग होगा और I के साथ गुणा अलग होगा। ठीक है, तो पहले आगे वाले पद के साथ गुणा कर दिया और पीछे यहां पे I के साथ गुणा कर दिया है। ठीक है, दोनों जगह पे गुणा हो गया, पहले वाले पद के साथ, और ये किसके साथ है, I वाले पद के साथ है। अब यहां तो R1 R2 से R1 R2 कट गया, तो ये बच गया। इस पूरे को E0 कह दिया और पीछे वाले को R0 कह दिया, तो E0 तो क्या हो गया अपने पास, संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल ये रहा, और R0 क्या हो गया, संयोजन का कुल आंतरिक प्रतिरोध ये रहा। ठीक बेटा, अब यहां पर आप इसको देख सकते हैं, और जब आप इसको रफ कॉपी करके देखें या उतारें तो पॉज वाला बटन दबा लिया करें, जिससे कि आपसे कोई गलती होने की संभावना ना रहे। ठीक है, देख लें और उतार लें।